आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम का बहुत डीपली सॉल्यूशन समझाने वाली हूँ, जिससे कि आप लॉजिकल अप्रोच से उसको समझ पाएँ और जो भी उसके कोर कॉन्सेप्ट्स हों, उनको समझने के बाद आप सिर्फ़ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन जिधर भी आपको उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना रहे, आप दूसरी प्रॉब्लम्स में भी उसका यूज़ कर सकें, उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है? तो अभी तक मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, तो काफ़ी बच्चों को मैंने ऐसा देखा अ, कि मतलब सीखने में प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है बेसिकली कि जैसे कि मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं और उन अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स की हमें फ्रीक्वेंसी जाननी रहे। सपोज़ कीजिए योगिनी नाम की एक स्ट्रिंग है। योगिनी के अंदर अगर आप देखें, वाई को देखें तो एक कैरेक्टर है, मतलब सिर्फ़ एक ही है वाई। तो उसकी वाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी 1 फ्रीक्वेंसी है ना? ओ, ओ की 1 फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद जी की भी 1 फ्रीक्वेंसी है। आई को देखें तो आई 2 बार आ रहा है, तो उसकी 2 फ्रीक्वेंसी है। एन को देखें तो एन की 1 फ्रीक्वेंसी है क्योंकि 1 बार आ रहा है। उसी तरह से आप एरे के भी केस में देखें, एरे के केस में जैसे कि सपोज़ कीजिए एक ऐसी एरे है, जिसमें इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं। तो उसके अंदर रिपीटेड इंटीजर वैल्यूज़ भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए 10 3 टाइम्स है, तो 10 की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो 3 हो जाएगी। मान लीजिए 20 है, 20 1 टाइम है, तो 20 की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो 1 टाइम हो जाएगी। 30 मान लीजिए कि 2 बार है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हम उस चीज़ को प्रिंट आउट करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं? किस तरह से हम फ्रीक्वेंसीज़ को जान सकते हैं? और ये मैं बहुत डीप में जो इसके कोर कांसेप्ट्स हैं, उनको तोड़-तोड़ के बताऊँगी, जिससे कि आपको एग्ज़ैक्टली समझ आए कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको डिक्शनरीज़ के बारे में बताती हूँ, ठीक है? इसके अंदर हमें क्या-क्या और हाँ, एक और बात, हम इसके अंदर किन-किन कांसेप्ट्स को पहले कांसेप्ट्स का थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लीजिए। डिक्शनरीज़ कांसेप्ट को हम समझेंगे और दूसरा हम फ़ोर लूप जो होता है, एक तो होता है कि हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हुए एरे की या स्ट्रिंग्स की इंडेक्सेस के ऊपर इटरेट करते हुए जाते हैं, है ना? और दूसरा एक और तरीके से हम फ़ोर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें डायरेक्टली जो हमारी स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के डायरेक्टली कैरेक्टर्स के ऊपर हम इटरेट कर पाएँ। और अगर एरे के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जो उसकी इंटीजर जो वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली हम इटरेट कर पाएँ, बजाए उसकी जो इंडेक्स है, उसके ऊपर इटरेट करने के। ठीक है? तो वो तरीका मैं बताऊँगी। तो आइए समझते हैं और ये भी बताऊँगी कि जैसे कि कोई डिक्शनरी होती है, कोई एम्प्टी डिक्शनरी है, उसके अंदर हम किस तरह से कीज़ और वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर। तो सबसे पहले तो आप डिक्शनरी का कांसेप्ट समझिए, ठीक है? तो मैं अब अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ, ठीक है? ओके, तो आइए अब हम देखते हैं डिक्शनरी के कांसेप्ट को। और अगर आपने इसको समझ लिया, तो आप इसे जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाला जो कांसेप्ट है एरेज़ के अंदर या आपकी स्ट्रिंग्स के अंदर, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। तो देखिए, सबसे पहले हम डिक्शनरी का कांसेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिक्शनरी को डिक्लेयर करती हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, ठीक है? कोई की वैल्यू का कोई भी पेयर नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीटली एम्प्टी होगी, ठीक है? अब इस डिक्शनरी को अगर हम प्रिंट करके देखते हैं, तो ये यहाँ पर एम्प्टी ही आएगी। आप देख रहे हैं, एम्प्टी आ रही है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, अच्छा, अब आप ये और जान लीजिए कि डिक्शनरी के अंदर एग्ज़ैक्टली होता क्या है?
डिक्शनरी के अंदर होता है कीज और वैल्यूज के पेयर्स। ठीक है, ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कीज और वैल्यूज के पेयर्स का कलेक्शन होता है। अब ये कीज और वैल्यूज एग्जैक्टली हैं क्या? तो जो जिस तरह से एरेज के अंदर इंडेक्स यूनिक होती है, उसी तरह से हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर कीज यूनिक होती हैं, और उन कीज के थ्रू हम वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हैं। हम्म। तो आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के नाम है और किसी की एज है। ठीक है, तो कोई पर्सन है, कोई एक पर्सन दूसरा पर्सन तो नहीं हो सकता ना, है ना? जैसे कि मान लीजिए मैं एक नाम लिखती हूँ, योगिनी। ओके। आ, एक बार के लिए ऐसे ही लिखती हूँ। आ, वैसे यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज आई मीन पाइथन में इस तरह से नहीं लिखते हैं, ये जस्ट मैं एक एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रही हूँ। जैसे कि योगिनी है, योगिनी की अगर हम एज लिखें 26, अगर रितु की लिखें एज, तो हम लिख सकते हैं 24। अगर हम यश की लिखें तो हम लिख सकते हैं 21। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई अभिषेक नाम का हो और उसकी एज 21 हो। तो यहाँ पर जैसे कि अगर डिक्शनरी की फॉर्म में इसको देखा जाता तो ये इस तरह से होता कि ये जो योगिनी है ये की बन जाती, और ऋतु है ये भी की होती, यश भी की होता, अभिषेक भी की होता, और जो एजेस हैं ये वैल्यूज होती। हम्म। अब एक चीज समझने वाली है, कीज जो होती हैं डिक्शनरी के अंदर वो हमेशा यूनिक होती है, हमेशा यूनिक होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक की है और वही सेम की एक और डिक्शनरी के अंदर आ गई, ऐसा नहीं होता है। वैल्यू सेम हो सकती है। अब जैसे कि यश और अभिषेक की एज सेम है, तो यहाँ पर 21 आ गया, लेकिन यश और अभिषेक तो अलग अलग है ना, है ना? तो ये चीज हो गई। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं की और वैल्यू डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट करने वाली हूँ। तो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हमारी जो डिक्शनरी एम, ये जो डिक्शनरी हमने डिक्लेयर की उसका नाम लिखेंगे हम डिक्ट। फिर उसके बाद हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसको लिखा। फिर उसके बाद जो भी हमारी की जो हम लेना चाहते हैं, हम स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे। तो योगिनी नाम की हमने एक की बनाई। ठीक है, और फिर उसके अंदर 26 एज हमने, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आएगा, 26 एज हमने स्टोर करवा दी। अब हम इसको प्रिंट करके अगर देखेंगे डिक्शनरी को तो क्या आ जाएगा, देखिए। ये देखिए की और वैल्यूज का पेयर एक इंसर्ट हो चुका है। ये की है योगिनी हेयर, योगिनी इधर, और ये जो है इधर ये 26 जो कि एज है वो वैल्यू की प्लेस पे आ गया। हम्म। अब इसी तरह से अगर और आगे मैं करती हूँ इसके अंदर एक और इंसर्ट करवा के देखते हैं, जैसे कि यश हमने लिखा इक्वल्स टू 21 मैंने कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, प्रिंट किया, रन करके देखा तो अब क्या आया, देखिए। पहली प्रिंट स्टेटमेंट में एम्प्टी आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरी में योगिनी और 26 ये पहला की वैल्यू पेयर जो मैंने इंसर्ट किया वो आ रहा है। फिर उसके बाद तीसरी प्रिंट स्टेटमेंट में और एक्सटेंड होके आ रहा है, एक और ये इंक्लूड हो गया, यश का भी इंक्लूड हो गया,
यश का नाम और यश की एज इंक्लूड हो गई। तो इसी तरह से हम कीज और वैल्यूज के पेयर्स को ऐड कर सकते हैं किसी भी एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और देखिए, एक और चीज आप समझ लीजिए। अब जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आप इस डिक्शनरी के ऊपर इटरेट कर सकें, तो इटरेट आप किस तरह से करेंगे? जैसे कि यहाँ पर हम की वैल्यू इन डिक्ट डॉट आइटम्स, फिर उसके बाद हम प्रिंट करें की वैल्यू। देखिए, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है ना ऊपर वाली, मैं इनको कमेंट कर देती हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट नहीं हो और आप क्लियर वे में समझ पाए। देखिए, इस तरह से लिख के आएगा। अब मैं चाहती हूं कि ये ऐसे ना लिख के इस तरह से हो कि इनके बीच में एक कोई भी हमारी मर्जी से हम कॉलन का या फिर डैश का सिंबल हम बीच में डाल सके। तो वो किस तरह से हो सकता है? अब देखिए, एक एक करके समझिए। जैसे कि यहाँ पर हमने कॉन्कैटिनेशन का सिंबल यूज किया, या प्लस साइन जिसको बोलते हैं वो यूज किया, और फिर यहाँ पर हमने बीच में डैश का सिंबल दे दिया और फिर प्लस का सिंबल दिया। अब देखिए, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है। इसलिए हम इसको इस तरह से डायरेक्ट ऐसे प्लस करके नहीं लिख सकते। इसको क्या करेंगे, एक एसटीआर नाम का फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे ताकि ये एज स्ट्रिंग इसके अंदर कॉन्कैटिनेट हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस तरह से लिख के आ रहा है। अब अगर यही हमें ये वाला सिंबल नहीं चाहिए, ये डैश वाला, और हम चाहते हैं कि कॉलन बीच में आ जाए, तो वो आ जाएगा बीच में। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा एरो जैसा सिंबल आ जाए ऐसे करके, तो वो भी आ जाएगा इसके बीच में। ये देखिए आ रहा है ना? तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और हमारा जो मेन पर्पस है, जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि कोई कैरेक्टर हम लें, आई मीन सॉरी, हम कोई स्ट्रिंग लें और उस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करें, या फिर कोई हम एरे लें, उसके एक एक इंटीजर वैल्यू की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, तो हम हमारा जो पर्पस है वो ऐसे रहेगा। समझिए इस बात को। जैसे स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग मैंने ली योगिनी नाम की। हम्म तो योगिनी नाम की जो स्ट्रिंग है, उसके अंदर ये जो जैसे कि YOGINI, ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनको सेपरेटली एज कीज हम डिक्शनरी के अंदर पास कर दें। किसके साथ? वैल्यू के रूप में उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ हम ऐड करते चले जाएं एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर। और यही हम एरेज के केस में भी करें कि जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं एरे के अंदर, उसको एज कीज हम एक एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट करते चले जाएं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो क्या होगा कि स्ट्रिंग के केस में जो कैरेक्टर है वो एज कीज होंगी, ठीक है, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी एज वैल्यूज डिक्शनरी की। और एरेज के केस में जो एरेज के इंटीजर एलिमेंट्स हैं वो होंगे एज कीज, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी एज वैल्यूज। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ऐसे ऐसे करके डिक्लेयर किया ना, इसी तरह से हम डिक्लेयर करते चले जाएंगे कैरेक्टर्स और फ्रीक्वेंसी को एज कीज एंड वैल्यूज। तो एम्प्टी डिक्शनरी का भी वहां पर यूज होगा। ठीक है, अब आपने ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया होगा।
अब मैं आगे का कंसेप्ट आपको बताती हूँ, जो कि है हमारे फोर लूप्स का कंसेप्ट। ठीक है, और ये फोर लूप्स थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो चलिए अब फोर लूप्स का कंसेप्ट हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग नाम की स्ट्रिंग को मैं डिक्लेयर करती हूँ, और इसके अंदर मैं योगिनी को असाइन कर देती हूँ एज स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर, योगिनी के ऊपर इटरेट कर सकूं। और किस वे में इटरेट कर सकूं? कि इसका डायरेक्ट एक एक कैरेक्टर के ऊपर इटरेट करे, बजाय इसकी इंडेक्स के ऊपर इटरेट करने के। आपने यूजुअली क्या देखा होगा, देखिए मैं बताती हूँ आपने यूजुअली क्या देखा होगा। ठीक है, फोर कैर इन रेंज, उसके बाद रेंज ऑफ एल ऑफ आई मीन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये चीज देखी होगी आपने यूजुअली। फिर उसके बाद आप क्या करते होंगे, आप इस तरह से करते होंगे जैसे कि आपने स्ट्रिंग का नाम लिखा और फिर उसके बाद ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक्सेस करते होंगे। अब अगर आप यही यहाँ पर कैर लिखते, देखिए आपने इसके कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए इतना ये ऐसा लंबा लंबा करके लिखा है ना। अब अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कैर लिखते तो फिर क्या आता, डायरेक्टली डायरेक्टली क्या आता, आपकी इंडेक्सेस आ जाती। इसका क्या मतलब है, ये फोर लूप क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली हमारे कैरेक्टर्स को एक्सेस या ट्रेवर्स नहीं कर रहा है, ये हमारे इंडेक्सेस को एक्सेस कर रहा है, डायरेक्टली इंडेक्सेस के ऊपर इटरेट करता हुआ जा रहा है। तो अगर फोर लूप को आप कुछ अलग तरीके से यूज करना चाहते हैं कि डायरेक्टली हमारे कैरेक्टर्स को ही वो प्रिंट कर दे, मतलब अगर मैं प्रिंट कैर लिखूं तो डायरेक्ट कैरेक्टर प्रिंट होके आ जाए, तो उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसका तरीका ये है, जैसे कि आपने लिखा फोर कैर इन स्ट्रिंग। हम्म, अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ कैर। तो अब यहाँ पर रन करके देखा, तो देखिए ऐसे करके आ रहा है। तो ये थोड़ा इजी मेथड पड़ जाता है ना, डायरेक्ट कैर लिखा और डायरेक्ट कैरेक्टर्स की वैल्यू आ गई। अब एक और चीज देखिए, अब यहाँ पर एक एरे और डिक्लेयर करती हूँ मैं, जिससे कि आप एरे के केस में भी समझ जाए कि बिल्कुल वही चीज होती है। देखिए मैं रिपीटिशन इसलिए नहीं करवाती कि मैं ये सोचती हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसलिए करवाती हूँ कि दिमाग में इस तरह से बैठे कि आपको इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़े। अब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करें और इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट्स को आपको यूज करना पड़े। तो जितना रिपीटिशन करेंगे, जितना रिपीटेडली किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उतना ज्यादा आसानी आती है। तो यहाँ पर फोर नम इन रेंज करके मैं लिखती हूँ। अब यहाँ पर प्रिंट नम अगर लिखूंगी मैं, तो देखिए क्या आएगा। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन के लिए स्पेस देने के लिए एम्प्टी आई मीन प्रिंट फंक्शन का यूज किया है मैंने यहाँ पर, ताकि एक लाइन का गैप आ जाए इन दोनों के बीच में और ये चिपके हुए नजर नहीं आए। तो देखिए, देखिए ये जो इधर आ रहा है ना नीचे की तरफ, ये हमारी एरे के लिए आ रहा है। तो एरे के ऊपर भी हम डायरेक्टली उसके जो इंटीजर वैल्यूज हैं उनके ऊपर हम इस तरह से इटरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को मिलाकर हम फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने वाले हैं। कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपनी जो अंदर की क्रिएटिविटी होती है उससे प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, और जो नहीं कर पाए हैं वो आगे देखिए। ठीक है, ठीक है, अब हम समझते हैं आगे के कंसेप्ट को।
तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने योगिनी। ओके। योगिनी नाम की हमने एक स्ट्रिंग ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्ट नाम की एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम बनाएंगे। ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि ये जो इसके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं वो कीज बन जाएं इस डिक्शनरी के अंदर, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो एज वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, ताकि हम डायरेक्टली एक एक कैरेक्टर के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट आउट करवा सकें। ये हमारा पर्पस है। तो देखिए, सबसे पहले हम फोर लूप का यूज करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हम स्ट्रिंग के, या कहें कि योगिनी की एक एक कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली इटरेट करवाएं। फोर इन स्ट्रिंग, इतना लिखा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट देंगे, इफ कैर इन डिक्ट। अगर ऐसा है, मतलब कि योगिनी का कोई कैरेक्टर अगर हमारी इस डिक्शनरी के अंदर है, तो क्या हो, क्या हो, डिक्ट कैर प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो ये जो कैर जो है, ये एक तरह से की बन जाएगा। और ये जो यहाँ पर ये जो हम कर रहे हैं +1, वो एक तरह से, ओके। तो ये जो हमारा डिक्ट, हाँ, ओके। तो ये जो हमारा कैर है वो एक तरह से की को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो हमारा राइट हैंड साइड पर जो है वो एक से उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी में एक और ऐड कर देगा वैल्यू को। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आई, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट था और दोबारा से आई मिला, तो पहले तो 1 रहा होगा, फिर उसके बाद दोबारा करेंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो अभी शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझ आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एल्स वाली स्टेटमेंट। एल्स वाली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, हम क्या करेंगे, डिक्ट कैर इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमारी जो जो की है, या जो हमारा जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट ही नहीं था, तो हम उसको पहली बार एक तरह से डिक्लेयर करेंगे ना, तो वो 1 होगा। उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी को असाइन करवाने का काम कर रहा है। और ये जो ऊपर वाला जो है, ये फ्रीक्वेंसी को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करवाने का काम कर रहा है, कि ऑलरेडी अगर रहा हो तो उसकी जो वैल्यू पहले की रही हो उसमें एक और इंक्रीमेंट कर दे। समझ रहे हैं दोनों इफ एल्स स्टेटमेंट वाली चीज को। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, 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 पहले तो इसको डिक्ट को प्रिंट करके देखिए। एम्प्टी आएगा, है ना, एम्प्टी आ रहा है। और फिर उसके बाद जब ये हमने फोर लूप वाला काम कर लिया, उसके बाद हम डिक्ट को प्रिंट करवाते हैं, तो आप देखिए क्या आता है। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, जैसे कि ये y है, y के सामने 1 आ रहा है, o है, इसके सामने 1 आ रहा है, g है, इसके सामने 1 आ रहा है, i के सामने 2 आ रहा है, n के सामने 1 आ रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आई तक लास्ट तक वो इटरेट करके गया होगा, तो ऐसा क्यों नहीं आ रहा कि मतलब लास्ट में एक और बार आई लिखता, तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारी डिक्शनरी होती है वहां पर हमेशा यूनिक की वैल्यू, आई मीन सॉरी, जो कीज जो भी होती है, कोई भी की होगी वो बिल्कुल यूनिक होगी। वैल्यू सेम हो सकती है, अब जैसे कि ये देखिए y की वैल्यू 1 है, o की वैल्यू 1 है, तो ये 1 1 1 1 1 ये सब सेम हो सकता है, लेकिन जो कीज होंगी वो हमेशा यूनिक होगी। उनकी वैल्यूज अपडेट हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कोई मतलब दो अलग अलग कीज हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज है, जैसे कि आई है, तो एक में दो हो गया, दूसरे में तीन हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल यूनिक रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से अपडेट हो गया। तो देखिए, थोड़ा और डीप में समझिए। जैसे कि जब स्टार्ट हुआ होगा ना इसके ऊपर इटरेशन, जब इटरेशन स्टार्ट हुआ इसके एक एक कैरेक्टर के ऊपर, तो इनिशियली बिल्कुल एम्प्टी थी हमारी डिक्शनरी, और ये वाई को जाकर पॉइंट कर रहा होगा जो हमारा कैर है। तो ये जो इफ वाला जो ब्लॉक है, इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है, ये रन नहीं होता, एल्स वाला रन हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद नहीं था। ठीक है, तो ये की एक तरह से एज की डिक्लेयर हो गया, और उसकी एज वैल्यू 1 डिक्लेयर हो गई। ठीक है, तो y 1 इस तरह से डिक्लेयर हो गया। फिर उसके बाद o के ऊपर गया, जो हमारा कैर था वो o के ऊपर इटरेट करता हुआ गया, वो भी प्रेजेंट नहीं था, उसके लिए भी एल स्टेटमेंट ही रन हुई, 1 हो गया। जी के लिए भी एल स्टेटमेंट रन हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था हमारी डिक्शनरी में, उसके लिए भी 1 हो गया। फिर उसके बाद आई, ये वाला जो आई है, इसके लिए भी एल्स वाली ही स्टेटमेंट रन हुई। उसके बाद एन के लिए भी यही स्टेटमेंट रन हुई। लेकिन जब लास्ट टाइम ये जो आई आया हमारा, इसके लिए एल्स वाली स्टेटमेंट रन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी आई नाम की प्रेजेंट थी, जिसके अंदर 1 वैल्यू हमने डिक्लेयर की थी एल स्टेटमेंट के थ्रू। तो क्या हुआ, जब यहाँ पर लास्ट वाले आई के ऊपर इटरेट करता हुआ हमारा कैर आया, तो क्या हुआ, हमारी ये जो इफ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट है ये रन हुई, और उसकी जो ऑलरेडी ऑलरेडी जो वैल्यू थी उसके अंदर 1 से इंक्रीमेंट हो गया। 1 से इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, 1 + 1 2, ये चीज हो गई। और यही सेम एग्जैक्ट चीज एरे के भी केस में होगी। तो बहुत सिंपल है। अब हमारा काम ये नहीं है कि हम इस तरह से डिक्शनरी को प्रिंट आउट करवाएं, है ना। हमारा काम ये नहीं है कि हम डिक्शनरी को इस तरह से प्रिंट आउट करवाएं, हमारा काम ये है कि हमारे कैरेक्टर की वैल्यू दिखाई दे, उसके बीच में एक डैश हो, और फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी हो। तो देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं, फोर की वैल्यू इन डिक्ट डॉट आइटम्स प्रिंट। देखिए, इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट, इस तरह से, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमको ऐसे नहीं करना है। प्लस का सिंबल यूज किया। अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है, तो कभी भी स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के साथ हम कभी भी किसी इंटीजर वैल्यू को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इधर एक पाइथन में str नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है, जो कि किसी भी इंटीजर वैल्यू को जब हम उसके अंदर पास करते हैं तो हमें क्या रिटर्न करके देता है, वो हमें एज स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। तो उसको एज स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, वैसे तो वैल्यू ही प्रिंट होगी, बट
अगर हम किसी स्ट्रिंग के साथ किसी इंटीजर वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करवाना चाहते हैं, तो हमेशा एसटीआर फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो अब आप देखेंगे, ये देखिए, एकदम परफेक्टली फ्रीक्वेंसी प्रिंट होकर आ गई है और इसी तरह से ऐरे के भी केस में होगा। तो आइए जल्दी से हम ऐरे के भी केस में देख लेते हैं। तो एक ऐरे मैं डिक्लेयर करती हूँ। इसका मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करवाऊँगी और आप समझ ही गए होंगे अभी तक तो, है ना? एक एम्प्टी डिक्शनरी को डिक्लेयर किया हमने और फिर उसके बाद for num in arr, फिर उसके बाद वही if वाली स्टेटमेंट हम लेंगे, if num in dict, फिर else वाली स्टेटमेंट लिया। अब ये देखिए, आप इसको भी बिल्कुल डायरेक्ट इसी तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये जो की और वैल्यू है, वो एक इंटीजर वैल्यू है, इसकी वजह से हमें इन्हें एसटीआर फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा, अगर हमें उसी फॉर्मेट में चाहिए कि हम बीच में डैश लगा सकें, हुँ? तो देखिए, इस तरह से दोनों को हमने एसटीआर फंक्शन के अंदर लिया है, तो अब ये ऐसे होके आ गया। तो ये कीज़ आ गई हमारी, तो ये जो 10, 20, 30, 40 ये एक तरह से कीज़ हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। 3, 1 3, 1 हुँ, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कांसेप्ट समझ में आया होगा और आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ मतलब इन कांसेप्ट्स को और अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको डैश नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे और अगर आपको एरो जैसा चाहिए, तो आप ऐसे। तो अपनी क्रिएटिविटी से आप कर पाएँगे, किसी भी न्यू प्रॉब्लम में इन कोर कांसेप्ट का यूज़। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। शायद ये कुछ ज़्यादा ही लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया होगा क्योंकि अभी मैं इतनी हैबिचुअल नहीं हूँ वीडियोज़ डालने की। बट आई थिंक धीरे-धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप लोग भी मुझे सजेशंस देते रहिएगा कि हाँ, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिपिटिशन हो, तो दिमाग में चीज़ें बैठें, है ना? इसलिए मैं इतना लंबा-लंबा करके ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। बट स्टिल आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा और क्या इम्प्रूवमेंट्स मैं ला सकती हूँ। अभी के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।